नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम भारत में जो राज्य विधायिकाएं हैं उनकी बनावट और उनके कामकाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हाल में कर्नाटक विधानसभा में वो विधायकों के वेतन बढ़ाने की खबर आई थी, तो उससे ये मुद्दा फिर से थोड़ा चर्चा में आ गया है। हाँ बिल्कुल, वो खबर काफी चर्चा में रही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, मतलब जो स्रोत हमारे पास है उनके आधार पर, कि संविधान इसके बारे में क्या कहता है। खासकर कुछ अहम अनुच्छेद हैं 168, 178, 195 और 199। जी हाँ, ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। असल में ये राज्य विधायिका के पूरे कामकाज की बुनियाद रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो अनुच्छेद 168 से शुरू करें। ये क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 168 ये बताता है कि हर राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। इसमें राज्यपाल तो होंगे ही, और साथ में विधानसभा, और कुछ राज्यों में, जैसा हम जानते हैं, विधान परिषद भी होती है। तो मतलब 1 या 2 सदन हो सकते हैं राज्यपाल के साथ। ठीक है। और फिर अनुच्छेद 178, इसका क्या रोल है? अनुच्छेद 178 जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष मतलब स्पीकर, हाँ, और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के चुनाव से जुड़ा है। उनके पद पर वो कैसे चुने जाएंगे, कब तक रहेंगे, या उन्हें हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, ये सब इसमें बताया गया है। हाँ, स्पीकर की भूमिका तो काफी अहम होती है सदन चलाने में। बहुत ज्यादा। सदन की पूरी कार्यवाही का नियंत्रण उन्हीं के पास होता है एक तरह से। और वो जो कर्नाटक वाला मामला था, मतलब विधायकों के वेतन बढ़ाने का, वो कौन से अनुच्छेद से जुड़ा है? हाँ, वो आता है अनुच्छेद 195 के दायरे में। ये साफ तौर पर कहता है कि जो सदस्य हैं, विधायक हैं, उनके वेतन और भत्ते वो राज्य का विधानमंडल ही तय करेगा, मतलब कानून बनाकर। अच्छा, तो विधायिका खुद ही अपने सदस्यों की सैलरी तय करती है? जी हाँ, बिल्कुल। संविधान ने ये शक्ति विधानमंडल को ही दी है। तो कर्नाटक में जो हुआ वो इसी शक्ति का इस्तेमाल था। ये बात थोड़ी दिलचस्प है वैसे। मतलब एक तरह से स्वायत्तता तो दिखती है विधायिका की। हाँ, स्वायत्तता तो है, लेकिन कई बार इस पर सवाल भी उठते हैं कि क्या ये शक्ति का सही संतुलन है। खैर, वो एक अलग बहस है। पर वेतन तय करने की इसी शक्ति से जुड़ा एक और अहम पहलू है राज्य के वित्त पर विधायिका का नियंत्रण। हाँ, और यहीं पर अनुच्छेद 199 की भूमिका आती है, यानी धन विधेयक, या जिसे मनी बिल कहते हैं। हाँ, धन विधेयक, ये शब्द तो अक्सर सुनने में आता है, खासकर बजट के समय या फिर विवादों में भी। तो ये अनुच्छेद 199 इसे कैसे परिभाषित करता है? क्या खास है इसमें? देखिए, अनुच्छेद 199 ये बताता है कि कौन कौन से मामले धन विधेयक के अंदर आएंगे। मोटे तौर पर कहें तो जैसे कोई नया टैक्स लगाना हो, हटाना हो, या उसमें बदलाव करना हो, या फिर सरकार को उधार लेना हो, या राज्य की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड, उससे पैसे का आना जाना, ये सब मामले। ठीक है। इसकी खासियत इसकी परिभाषा से ज्यादा इसकी प्रक्रिया में है। ये आम विधेयकों से अलग तरीके से पास होता है। प्रक्रिया में क्या खास है? कैसे अलग ये आम बिल से? फैसला विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का होता है। अच्छा, स्पीकर का फैसला फाइनल। जी हाँ, उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। उसे किसी कोर्ट में या कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती आमतौर पर। और दूसरी बात, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधान परिषद में नहीं? नहीं, विधान परिषद में इसकी शुरुआत नहीं हो सकती। तो फिर जिन राज्यों में विधान परिषद हैं, जैसे कर्नाटक में भी है, तो वहाँ उसकी क्या भूमिका रह जाती है धन विधेयक के मामले में? भूमिका बहुत ही सीमित है। जब विधानसभा से बिल पास हो जाता है तो वो विधान परिषद में भेजा जाता है। परिषद उसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। वो उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, सिर्फ सिफारिशें दे सकती है। सिर्फ सिफारिश, और उन्हें मानना ना मानना वो पूरी तरह विधानसभा पर निर्भर करता है। वो चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। और अगर 14 दिन में परिषद बिल वापस नहीं करती तो उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। अच्छा, मतलब 14 दिन की एक तरह से डेडलाइन है बस। हाँ, बिल्कुल। तो असल शक्ति विधानसभा के पास ही है। और राज्यपाल की भूमिका, क्या वो इसे रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, जैसे आम बिल में होता है? नहीं, धन विधेयक के मामले में राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस नहीं भेज सकते। उनके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो अपनी सहमति दे दें, या फिर वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लें। समझ गई। तो मतलब वित्तीय मामलों में सारी की सारी शक्ति एक तरह से विधानसभा के ही हाथ में सिमटी हुई है। हाँ, व्यवहारिक रूप से यही स्थिति है। विधानसभा और उसके स्पीकर की भूमिका केंद्रीय हो जाती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें,
अनुच्छेद 168 ने बताया विधायिका की संरचना, 178 ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, 195 ने सदस्यों के वेतन तय करने का अधिकार दिया जी। और अनुच्छेद 199 ने धन विधेयक की पूरी खास प्रक्रिया और परिभाषा तय की, जिसमें विधानसभा को निर्णायक शक्ति मिली है। एकदम सही कहा आपने। ये सारे प्रावधान मिलकर यही दिखाते हैं कि राज्य के वित्तीय प्रशासन में विधानसभा का कितना केंद्रीय और शक्तिशाली रोल है। और यहीं से एक सवाल भी उभरता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। क्या सवाल? वो ये कि ये देखते हुए कि धन विधेयक पर स्पीकर का निर्णय अंतिम है, राज्यपाल की भूमिका सीमित है और विधान परिषद अगर है भी तो उसकी शक्ति लगभग ना के बराबर है। तो ये जो व्यवस्था है, ये राज्य के वित्तीय कामकाज में शक्ति संतुलन के बारे में क्या दर्शाती है? क्या ये सही संतुलन है? इस पर विचार किया जा सकता है।